सक्रिय आप हैं और पिताजी क्या हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, और बाबा जी शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। बाबा जी मृत की अवस्था में आ गए हैं, इसलिए हमेशा शांत बैठे हुए रहते हैं, इसलिए बाबा जी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहेंगे। और पिताजी बीच बीच में प्रसुप्त होते रहते हैं, यानी जागते रहते हैं, इसलिए पिताजी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और मैं यानी आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसलिए सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी कहेंगे। तो इस तरह से जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद चट्टानों के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरह से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई, और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में ही दो महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं बताया था आप लोगों को। पहला वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा बताया था प्लेट टेक्टोनिक थियरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में बताया था, उसमें आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जैसे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, भ्रंश पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरह से एक जो ज्वालामुखी टॉपिक है यह प्लेट टेक्टोनिक थियरी से संबंधित है, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ज्वालामुखी का टॉपिक। तो जैसे ही आप ज्वालामुखी या वोल्केनो देखेंगे तो आपके मन में 4-5 प्रश्न अति महत्वपूर्ण आएंगे कि ये आखिर ज्वालामुखी क्या है, ये ज्वालामुखी है क्या, और इसके आने का कारण यानी क्यों आता है, और इसका अगर ये ज्वालामुखी है भी, इसका आने का कारण भी है, तो ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और इसका विश्व में किस तरह से वितरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों का मैं आंसर अभी आपको 15 से 20 मिनट में दे दूंगा। तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कारण, फिर प्रकार, उसके बाद वितरण। तो ज्वालामुखी क्या है, तो देखिए ये क्या है, पृथ्वी की भूसतह है। ये ऊपर का क्या है, पृथ्वी की भूसतह, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यही क्या है, पृथ्वी का भूसतह है, या इसी को पपड़ी भी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं ना। तो पृथ्वी के भूसतह पर ऐसा मुख, पृथ्वी के भूसतह पर ऐसा मुख जहां से क्या निकलता हो, मैग्मा निकलता हो। क्या मैग्मा निकलता हो, मैग्मा के साथ ही साथ कुछ गैसें निकलती हो, जलवाष्प निकलता हो, और क्या छोटे बड़े कुछ टुकड़े निकलते हो। ऐसे ही क्रिया को क्या ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के भीतर से जब मैग्मा निकलता हो, यानी लावा, गैसें निकलती हो, जलवाष्प निकलता हो और विखंडित कुछ टुकड़े निकलते हो, ऐसे ही स्थिति जिस स्थान पर, जिस जगह पर उत्पन्न होती है उसी को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, यानी ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो यहाँ से क्या क्या चीजें निकलती हैं। देखिए, पहला चीज क्या निकलता है, गैसें निकलती हैं। गैसों के बल पर ही ज्वालामुखी का निर्माण होता है, इसको अभी मैं बताऊंगा कारण में। तो क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, प्लस क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। क्या जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प थोड़ा बहुत नहीं निकलता है, गैसों से भी अधिक निकलता है। कितना, जलवाष्प 60 से 90% तक क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। गैसों में जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या गैसें निकलती हैं, कहाँ से, ज्वालामुखियों से ना, क्या गैसें निकलती हैं। इसके साथ ही साथ क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है दोस्त, मैग्मा निकलता है। मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें गल जाती हैं, टूट फूट जाती हैं ना, चट्टानें गल जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो उसी से रासायनिक यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मैग्मा का निर्माण होता है। मतलब कि जब चट्टानें टूट फूट कर एकदम एक लपसी नुमा निर्माण हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, मैग्मा निकलता है, उसी को मैग्मा कहा जाता है। तो ये जब पृथ्वी के भीतर अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो ज्वालामुखी के समय ही ये मैग्मा निकलता है। और कुछ क्या निकलते हैं, विखंडित टुकड़े निकलते हैं, यानी पत्थर निकलते हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं,
और कुछ तिनकोने पत्थर होते हैं, तो इनको अलग अलग नाम से भूगोल में जाना जाता है। जैसे जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं इसे बाम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे बाम कहते हैं। जो तिनकोने टुकड़े निकलते हैं इसे प्रेषिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रेषिका के नाम से जाना जाता है। और जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं इन्हें लैपली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैपली के नाम से जाना जाता है। और भी सारे टुकड़े निकलते हैं छोटे बड़े महीन रवेदार, तो उन सभी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें बताने से कोई फायदा है नहीं। कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और एग्जाम के दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ो उतना ही जितना आपके काम की चीजें हों। तो ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि परीक्षा आपको टारगेट आपका परीक्षा है तो परीक्षा आप निकालने का प्रयास कीजिए। परीक्षा के दृष्टि से यही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि बड़े टुकड़े को बाम कहा जाता है, छोटे टुकड़े को लैपली कहा जाता है और तिनकोने टुकड़े को प्रेषिका कहा जाता है। और ज्वालामुखी निर्माण के समय निकलने उत्पत्ति के समय ये सारी चीजें निकलते हैं। गैसें निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प निकलते हैं 60 से 90% तक। इसमें से मैग्मा निकलता है, विखंडित टुकड़े निकलते हैं। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी हो गए। ये ज्वालामुखी आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के किसी भूसतह पे कहीं भी हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। पृथ्वी के भूसतह जब इतनी सारी चीज एक साथ निकलती है तो इसी क्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। जब यह एक साथ निकलता है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, क्या एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो एक शंकु के आकार का हो जाता है। इसी को ज्वालामुखी शंकु के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसी को ज्वालामुखी शंकु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब ज्वालामुखी निकलते निकलते बहुत ऊपर तक एक शंकु का निर्माण कर लेता है, मतलब एक बड़े लंबे क्षेत्र में त्रिभुजाकार एक बड़े शंकु का निर्माण हो जाता है, तो इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि आखिर ज्वालामुखी है क्या, इसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं। गैस हो गया, जलवाष्प हो गया। जलवाष्प पूछा जाता है कि कितने परसेंट निकलता है, तो 60 से 90% निकलता है। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक। और जो विखंडित टुकड़े हैं जैसे बड़े को क्या कहा जाता है? बाम कहा जाता है, छोटे को लैपली कहा जाता है, तिनकोने को प्रेषिका कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें भी निकलती हैं। अब दूसरा क्या है? ज्वालामुखी का आने का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी आने का कारण हो सकता है, पहला कारण तो यही हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पहला क्या कारण हो सकता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है मैग्मा, अधिक मैग्मा का बनना। क्या? अधिक मैग्मा का बनना कहाँ पर? पृथ्वी के भीतर। कहाँ पर? पृथ्वी के भीतर। पृथ्वी के भीतर अगर अधिक मात्रा में मैग्मा बन जाएगा तब भी आएगा। तीसरा कारण हो सकता है कि अधिक मात्रा में जलवाष्प का बनना। क्या? अधिक मात्रा में जलवाष्प का बनना, ये भी ज्वालामुखी का कारण हो सकता है। पहला क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मैं जब पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताया था तो वहां पर मैं आपको बताया था कि जैसे 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर से आ रही हैं, दूसरी प्लेट इधर से आ रहे हैं। मान लीजिए दोनों आमने सामने हैं, एक अभिसरण गति है या प्रासरण है। तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो वजनी प्लेट रहेगी यानी भारी प्लेट रहेगी वो धंस जाएगी, जो हल्की प्लेट रहेगी ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो भारी प्लेट रहेगी, ये प्लेट क्या, तापमान जब बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी? गल जाएगी। और जब गल जाएगी तो पिघल कर गल जाएगी, टूट फूट जाएगी। क्या? ये मैग्मा का रूप ले लेगी। जब मैग्मा का रूप ले लेगी तो यह पृथ्वी को तोड़कर ऊपर निकलने का प्रयास करेगी। और जब ऊपर निकल जाएगा, ये मैग्मा ऊपर जब बाहर आ जाएगा, इसी को ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से भी ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। दूसरा है
अधिक मात्रा में मैग्मा का बनना, कहाँ, पृथ्वी के अंदर। अब आप कहेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार तो ठीक है कि प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी तो वहां से जब प्लेटें, एक प्लेट गलेगी तो उसमें से मैग्मा बनेगा और बाहर निकल जाएगा। अब ये अधिक मैग्मा बनने का आशय क्या है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर तमाम यांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। उनसे क्या हो रहा है कि चट्टानें टूट फूट रही हैं, गल रही हैं, उसमें से मैग्मा का निर्माण हो रहा है। तो उस स्थिति में भी पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलेगा और ज्वालामुखी का निर्माण होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पृथ्वी के ऊपर तो जलवाष्प बनता है, ये सुना है मैंने कि समुद्रों में जब अधिक टेम्परेचर बढ़ता है तो जलवाष्प बनकर जल क्या ऊपर उड़ जाता है और उषांक बिंदु तक पहुंच जाता है, उसमें बादल का निर्माण होता है, तो बादल से वर्षा होती है। लेकिन पृथ्वी के भीतर कैसे जलवाष्प बन रहा है? तो पृथ्वी के भीतर भी इसी तरह से जलवाष्प बनता है। जब पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो पृथ्वी के भीतर भी जलवाष्प बन जाएगा और पृथ्वी के भीतर जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक हो जाएगा तो जलवाष्प पृथ्वी की पपड़ी को तोड़कर बाहर निकलेगा और जैसे ही पृथ्वी के पपड़ी को तोड़कर बाहर निकलेगा उसी क्रिया को ही ज्वालामुखी कहेंगे। तो जलवाष्प भी इसका महत्वपूर्ण कारण है ज्वालामुखी आने का। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर जलवाष्प अधिक हो गया या मैग्मा अधिक हो गया तो आखिर तोड़कर बाहर ही क्यों निकलता है? तो आपको यह स्मरण होना चाहिए कि जिस तरह से मनुष्य यानी मानव यानी हम आप जैसे हैं, जिस तरह से मनुष्य का शरीर कोई भी बाहरी तत्व अगर अधिक मात्रा में शरीर के भीतर हो जाता है तो उसे बाहर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के भीतर अनावश्यक तत्व अगर कोई भी अधिकता होती है तो तुरंत वो पृथ्वी को संतुलन बनाने के लिए वो तुरंत ही पृथ्वी के पपड़ी को तोड़कर बाहर निकलता है और पृथ्वी को संतुलन बनाने में कामयाब होता है। जैसे शरीर में पसीना आता है तो शरीर के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी एक तरह से पृथ्वी का सेफ्टी होती है, इसीलिए ज्वालामुखी को सेफ्टी वाल भी कहते हैं। पृथ्वी का सेफ्टी वाल किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स दो चीज आपका क्लियर हो गया क्या है और इसका कारण क्या है। अब तीसरा चीज इसके प्रकार पर मैं आता हूँ। क्या इसके प्रकार कितने होते हैं? तो अगर ज्वालामुखी के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पहला है केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। दूसरा है दरारी प्रकार का, दरारी उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। मतलब एक केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी होता है, दूसरा दरारी प्रकार का ज्वालामुखी होता है। जैसे क्या है? पृथ्वी का सतह है। क्या है? पृथ्वी का सतह है। जब ज्वालामुखी निर्माण होगा यहाँ से, जब पृथ्वी के इसी सतह पर एक शंकु के आकार का एक पर्वत के आकार का जब इसी एक ही केंद्र से ज्वालामुखी निकले और यहीं आसपास पूरा का पूरा मैग्मा जमा हो जाए तो इसे ही केंद्रीय उद्भेदन कहा जाता है। इससे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें इससे अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता होती है क्योंकि यह यहीं से निकलता है, यहीं पर रह जाता है। लेकिन दरारी उद्भेदन से क्या होता है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से भीतर से जब मैग्मा निकलेगा तो ये क्या होगा? ये एक पृथ्वी के ऊपर भूसतह पर एक दरार का निर्माण हो जाएगा जिससे मैग्मा पूरा का पूरा एक लंबे क्षेत्रफल में फैल जाएगा। और इसी जब ये लंबे क्षेत्रफल में मैग्मा फैल जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसी को लावा कहा जाता है। जब ये लंबे क्षेत्रफल में जब ये फैल जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो इसी को क्या? ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में आप देखेंगे मालवा का पठार है। कौन सा?
मालवा का पठार है, दूसरा आप देखेंगे तो दक्कन का पठार है, यही अमेरिका में चले जाएंगे कोलंबिया का पठार है। तो इस तरह से पूरे विश्व में बहुत सारे पठारों का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी, वो दरारी उद्भेदन से हुआ है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि केंद्रीय उद्भेदन क्रिया द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जबकि दरारी उद्भेदन क्रिया द्वारा पठारों का निर्माण होता है। क्या? ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो केंद्र दरारी उद्भेदन हो गया केंद्रीय उद्भेदन, अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय उद्भेदन भी कितने प्रकार का होता है, तो केंद्रीय उद्भेदन दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। पहला इसे बांटा गया तीव्रता के आधार पर। केंद्रीय उद्भेदन को पहला तीव्रता के आधार पर बांटा गया, दूसरा अवधि के आधार पर। किस आधार पर? अवधि के आधार पर। मतलब आपने देखा कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार से है, एक केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर, दूसरा दरारी उद्भेदन के आधार पर। फिर मैंने आपको बताया कि केंद्रीय उद्भेदन भी दो प्रकार का होता है, एक तीव्रता के आधार पर, एक अवधि। अवधि मतलब समय यानी टाइमिंग होता है ना, कि कुछ ज्वालामुखी हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहते हैं ना, तो ये क्या समय होता है ना कि कुछ ज्वालामुखी हमेशा निकलते रहते हैं, कुछ वर्षों बाद निकलते हैं, कुछ ज्वालामुखी होते हैं कि वो निकलते ही नहीं कभी। तो इस तरह से अवधि हो गया। और तीव्रता मतलब कि वही तीव्र, कुछ ज्वालामुखी बहुत ही तीव्र गति से निकलते हैं, कुछ धीमा निकलता है, तो इस तरह से तीव्रता। अगर इसे भी देखेंगे तीव्रता के आधार पर भी आप देखेंगे तो तीव्रता के आधार पर भी ज्वालामुखी 5 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। पहला है हवाईयन टाइप ज्वालामुखी। कौन सा है? हवाईयन टाइप ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्रोम्बोलियन टाइप ज्वालामुखी। और तीसरा है बालकैनो ज्वालामुखी, बालकैनो टाइप ज्वालामुखी। और चौथा है पिलियन। कौन सा? पिलियन टाइप ज्वालामुखी। और पांचवा है विसुवियस। कौन सा? विसुवियस टाइप ज्वालामुखी। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं टाइप लिखा हूं ये सभी के सभी ज्वालामुखी हैं। तो ये तीव्रता के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। तो हवाईयन टाइप ज्वालामुखी ये मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पर ही एक मोनोलोवा क्षेत्र है। कौन सा? मोनोलोवा क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी ज्वालामुखी है वो हवाईयन टाइप के ज्वालामुखी हैं। और ये ज्वालामुखी मतलब कि सबसे कम तीव्र गति के होते हैं। एक ऐसे सबसे कम तीव्र गति के होते हैं। यहीं पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो किलायु ज्वालामुखी है। यही मोनोलोवा क्षेत्र में ही किलायु ज्वालामुखी क्षेत्र है। किलायु ज्वालामुखी है। कौन? किलायु ज्वालामुखी है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इटली में है। कहाँ पर? इटली में एक सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप के उत्तर में एक लिपारी द्वीप है। कौन सा? लिपारी द्वीप है। तो इसी लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली स्थित है। और ये स्ट्रोम्बोली इसी लिपारी द्वीप पर स्थित है। और लिपारी द्वीप कहाँ है? भूमध्य सागर में है। तो इस स्ट्रोम्बोली से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती, मतलब आग ज्वाला निकलता रहता है। तो इस आग के कारण पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश बना रहता है, यानी उजाला रहता है। इसलिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को। यह हवाईयन टाइप ज्वालामुखियों से अधिक तीव्र कौन होता है? स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। अगर बालकैनो ज्वालामुखी की बात की जाए तो यह भी इटली में है। और इटली में कहाँ पर है? तो यह भी लिपारी द्वीप पर ही है। तो बालकैनो भी कहाँ पर है? लिपारी द्वीप में, इटली में ही स्थित है। और स्ट्रोम्बोली से अधिक तीव्र कौन है? तो बालकैनो है। और चौथा है पिलियन टाइप। पिलियन कहाँ है? तो एक ज्वालामुखी है वेस्ट इंडीज में। कहाँ है? वेस्ट इंडीज, वही जो मैं क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि वेस्ट इंडीज
भारत खेल रहा है, तो वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कहाँ है? तो वेस्ट इंडीज एक तरह से कई द्वीपों का समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह है, उसी द्वीप समूहों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। जैसे अपने एशिया में, पूर्वी दक्षिणी एशिया में कई द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशिया कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उसी द्वीपों को सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो इसी वेस्ट इंडीज में पिलियन ज्वालामुखी पाया जाता है, और इसी तरह इसी पिलियन ज्वालामुखी पाया जाता है। तो कहाँ है? वेस्ट इंडीज में है ना, वेस्ट इंडीज में है। और चौथा कौन सा है? और इसी तरह से एक क्राकोटोवा ज्वालामुखी है। कौन सा है? क्राकोटोवा। क्राकोटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो देखिए इंडोनेशिया में क्राकोटोवा है और वेस्ट इंडीज में पिलियन ज्वालामुखी है। और पांचवा देखेंगे तो विसुवियस, ये भी कहाँ पर है? इटली में है। तो इस तरह से 5 प्रकार के ज्वालामुखी हो गए। तो सबसे कम तीव्र का हवाईयन टाइप ज्वालामुखी है और सबसे अधिक तीव्र का विसुवियस टाइप ज्वालामुखी है। तो हवाईयन टाइप से तीव्र स्ट्रोम्बोलियन है, स्ट्रोम्बोलियन से तीव्र वोल्केनो है, वोल्केनो से अधिक तीव्र पिलियन है, पिलियन से भी अधिक तीव्र और सबसे खतरनाक विसुवियस टाइप का ज्वालामुखी होते हैं। तो इस तरह से आपका नाम भी याद हो गया। हवाईयन टाइप मोनोलोवा क्षेत्र में ना, किलायू जैसे स्ट्रोम्बोली इटली में लिपारी द्वीप पर है, वोल्केनो भी लिपारी द्वीप में है, पिलियन वेस्ट इंडीज में है, क्राकोटोवा इंडोनेशिया में है और विसुवियस कहाँ है? इटली में है। इस तरह से एक तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार हुए। अब वहीं पर अगर अवधि के आधार पर आप देखेंगे तो अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। एक होता, पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या इसी को एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। क्या? इसी को एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा कौन सा होता है? शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी। तो इस तरह से 3 टाइप का अवधि के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा निकलता रहता है। क्या? ऐसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा आगे की लपटें निकलती रहती हैं, जलवाष्प गैसें निकलती रहती हैं, यानी हमेशा ज्वालामुखी का निर्माण होता रहता है, हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। इसे ही सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली है। कौन सा है? स्ट्रोम्बोली है। और स्ट्रोम्बोली के साथ ही साथ एटना है। कौन सा? एटना है। स्ट्रोम्बोली हो गया, एटना हो गया, और कौन सा? किलायू है। कौन सा? किलायू है। और भारत का एक है, भारत के एक कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। तो देखिए इटली और एटना ये कहाँ पर, सॉरी स्ट्रोम्बोली और एटना ये कहाँ पर है? तो इटली में है। ये कहाँ पर है? इटली। और किलायू कहाँ है? तो मोनोलोवा क्षेत्र यानी हवाई द्वीप पर है। मोनोलोवा क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र भी कहा जाता है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार यानी भारत में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर है। तो इस तरह से एक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हुए। आप सोच रहे हो स्ट्रोम्बोली यहाँ भी है, यहाँ भी है स्ट्रोम्बोली। तो ये स्ट्रोम्बोली तीव्रता के आधार पर इसे बांटा गया। जब आपसे प्रश्न अंदर जाकर एकदम कॉन्सेप्ट से पूछेगा कि तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोलियन ये सब की कौन अधिक तीव्र है, कौन कम तीव्र है, तब इस तरह से आपको प्रश्न देना है। वैसे सिंपल वे में अगर सक्रिय पूछे तो स्ट्रोम्बोली भी आ जाएगा, एटना भी आ जाएगा, किलायू भी आ जाएगा और बैरन भी आ जाएगा सक्रिय में। वहीं पर प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या होता है कि कुछ लंबे समय तक, मतलब जैसे आज ज्वालामुखी आया, उसके बाद कुछ
कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक बिल्कुल शांत रहेगा, फिर एकाएक फट जाएगा। क्या? एकाएक ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। इससे क्या होगा? जनधन की हानि होगी। मतलब कि जिस क्षेत्र में ये उत्पन्न होगा उस क्षेत्र में अगर मान लीजिए, वैसे तो बस्ती नहीं बने रहेगी, फिर भी मान लीजिए कोई किसी भी दृष्टि से वहाँ यानी लोग हैं, निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं किसी भी कारण, तो क्या होगा? उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है या बहुत ही जनधन की हानि होती है। तो इस तरह से ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हुआ। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण में आप देख सकते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी में सबसे तीव्र है कौन सा? विसुवियस है। कौन सा? विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में है, आप इसे जानते ही हैं। कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। दूसरा आप विसुवियस के बाद आप समझ सकते हैं फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ पर है? फ्यूजियामा है जापान में। कहाँ पर है दोस्त? जापान में है। उसके बाद आप चले जाइए क्राकोटोवा। कहाँ? क्राकोटोवा। क्राकोताओ भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्राकोटोवा या क्राकोताओ, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और इसका और कौन सा है? नारकुंडम। कौन सा? नारकुंडम। नारकुंडम। नारकुंडम कहाँ पर है? तो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपने भारत में भी नारकुंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह भी कभी भी फट सकता है, कभी भी यहाँ पर ज्वालामुखी आ सकता है। इससे भी क्या? जनधन की हानि हो सकती है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण विसुवियस ज्वालामुखी हो सकता है, फ्यूजियामा है, क्राकोटोवा है, नारकुंडम है। ये सब प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी क्या है? ऐसा ज्वालामुखी जो मतलब कि एक आध बार आ तो चुका है, लेकिन भविष्य में आने की कोई संभावना ही नहीं है, इसीलिए इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। कि मतलब ये भविष्य में कभी भी आ ही नहीं सकता है। ऐसा ज्वालामुखी जो भविष्य में कभी आने की संभावना नहीं है, उसे ही शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। इसके उदाहरण के लिए जैसे म्यांमार का पोपा है। कौन सा है? म्यांमार का पोपा है। कहाँ का है? म्यांमार का है। म्यांमार का पोपा है। और कोह सुल्तान और देवबंद। कौन सा? कोह सुल्तान और देवबंद। ये कहाँ का है? तो ये ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है। उसके बाद आप देखेंगे क्या? किलीमंजारो है। कौन सा? किलीमंजारो है। किलीमंजारो है। ये कहाँ पर है? ये तंजानिया में है। कहाँ पर है? सॉरी, तंजानिया में। तंजानिया में है। इसके अलावा जैसे केन्या है, माउंट केन्या है। और कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो है। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो। ये कहाँ? केन्या है। केन्या भी अफ्रीका में है। ओजेस डेल सलाडो ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरह से शांत और मृत ज्वालामुखी है। तो इसको आप समझ सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी जैसे जो एकाएक अचानक से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी जिसका भविष्य में कभी भी आने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे ही शांत ज्वालामुखी। एक तरह से इसे आप अपने आप को समझ लीजिए। ये आप है। कौन है? आप। ये कौन है? यानी मैं। ये मैं मतलब कि मैं हूँ, और ये मेरे पिताजी हैं। कौन है? ये पिताजी हैं, प्रसुप्त पिताजी हैं। अब ये कौन है? बाबा जी हैं। बाबा समझ रहे हैं ना? पापा के पापा। पापा के पापा को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ना, जिसे पितामह कहते हैं ना।
तो कौन? पितामह यानी बाबा जी। तो हम हैं क्या, हमेशा हम लोग क्या करें, हमेशा सक्रिय रहते हैं। और जब देख रहे हैं पिताजी यानी पापा जी देख रहे हैं डेली कि आज ये लड़का नहीं पढ़ा, फिर कल देखेंगे कि नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ दिन देखते देखते एक दिन अचानक से फूट पड़ेंगे कि आज तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से पापा जी हो गए। मतलब ये डेली तो नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है अचानक। लेकिन बाबा जी हैं वो अचानक हमेशा शांत बैठे रहते हैं। चाहे आप कोई कार्य करिए या ना करिए, आप उनसे कोई मतलब तो रहता है, लेकिन आपसे आप मतलब उन पर विशेष डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इस तरह से बाबा जी हमेशा शांत बैठे रहे। तो ये आप हैं तो सक्रिय आप हैं, और पिताजी क्या हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, और बाबा जी शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। बाबा जी मृत की अवस्था में आ गए हैं, इसलिए हमेशा शांत बैठे हुए रहते हैं, इसलिए बाबा जी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहेंगे। और पिताजी बीच बीच में प्रसुप्त होते रहते हैं, यानी जागते रहते हैं, इसलिए पिताजी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और मैं यानी आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसलिए सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी कहेंगे। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी के प्रकार हो गए। अब अगर विश्व में वितरण की बात की जाए, अब अगर विश्व में ज्वालामुखी के वितरण की बात की जाए, विश्व में ज्वालामुखी की अगर वितरण की बात की जाए, तो वितरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। पहला किया गया है परिप्रशांत महासागरी पेटी, 3 पेटियों में इसका वितरण किया गया है। दूसरा किया गया है मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सा? मध्य महाद्वीपीय पेटी। और तीसरा किया गया है मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सा? मध्य अटलांटिक पेटी। तो इस तरह से पूरे विश्व में 3 प्रकार से पूरे ज्वालामुखी को वितरण किया गया है। बताया गया कि मुख्य रूप से ये 3 स्थानों पर ज्वालामुखी आते हैं, पूरे विश्व में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन पेटियों के माध्यम से पूरे विश्व को नथा गया है। परिप्रशांत महासागरी मतलब पूरा प्रशांत वाला महासागर का क्षेत्र परिप्रशांत महासागरी पेटी के अंतर है। मध्य महाद्वीपीय पेटी मध्य वाला क्षेत्र जो है, मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं, एक बार देखिएगा थोड़ा सा। देखिएगा ये पूरा विश्व का क्या है? मैप है। तो मैप में आप देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, और ये कौन सा? दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, और ये कौन सा? यूरोप वाला क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा एशिया वाला क्षेत्र है, ये भारत सहित, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है। तो आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। कौन सा? ये हिंद महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर है। और ये वाला कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। और ये भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब आप कहेंगे इस साइड कहां से प्रशांत महासागर? अब भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को पूरा पूर्ण रूप से एक मानचित्र में दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया गया है। बाकी पृथ्वी तो गोल है। अगर इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन आकर यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, अलास्का है, ये रूस वाला क्षेत्र है। कौन सा? रूस वाला क्षेत्र है। ये अलास्का है, और यहाँ पर आप देखेंगे रूस वाला क्षेत्र है, ये अलास्का वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो मिल जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जो परिप्रशांत महासागरी पेटी है, ये पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? ये वाला पोर्शन प्रशांत महासागर है। ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, यहीं पर सर्वाधिक क्या ज्वालामुखी आते हैं। मतलब विश्व का 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में आता है। इसलिए इस प्रशांत महासागर को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा क्षेत्र?
दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय वाला क्षेत्र है, और तीसरा मध्य अटलांटिक वाला क्षेत्र है। तो जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वो यहीं से शुरू होता है। एक कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक एरेबस पर्वत है। क्या है? एक एरेबस पर्वत है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी यहीं से शुरुआत होती है। ये यहीं से शुरुआत होकर आती है दक्षिणी अमेरिका में। यहीं पर ओजोस डेल सलाडो पर्वत है, एकांकागुआ है, उसके बाद चिम्बाराजो ज्वालामुखी है, फिर कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। फिर आप आएंगे मैक्सिको में तो पापोकैटेपिटल है। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर माउंट रेनियर है, माउंट शास्त्रा है, माउंट हुड है। फिर अलास्का में आएंगे तो आप कटमई क्षेत्र है। अलास्का से आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रूस वाले पोर्शन में, तो रूस पे आएंगे तो यहाँ पर जापान मिलेगा। जापान में फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा के बाद यहाँ पर फिलीपींस मिलेगा। फिलीपींस में भी मेयान है, ताल है, इस तरह से ज्वालामुखी है। उसके बाद यह पेटी आकर इसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र न्यूजीलैंड में मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। अब आप कहेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ है? तो मध्य महाद्वीपीय यहाँ पर एक आइसलैंड देश है। आइसलैंड देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। आइसलैंड देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यही आइसलैंड देश में एक हेक्ला पर्वत है। कौन सा? एक हेक्ला पर्वत है। यह मध्य महाद्वीपीय पेटी यहीं से शुरुआत होती है, और यहाँ से शुरुआत होते हुए यहाँ से स्पेन क्रॉस करते हुए भूमध्य सागर में पहुंचती है। यहाँ पर ज्वालामुखी है जैसे माउंट एटना है, इस्तांबुली है, विसुवियस है। उसके बाद यहाँ पर आती है कहाँ? काकेकस पर्वत से होते हुए ईरान पहुंचती है। ईरान में देवबंद है, कोह सुल्तान है। उसके बाद म्यांमार पहुंचती है, म्यांमार पहुंचती है। यहाँ पर पोपा है। और कहाँ? अंडमान निकोबार में नारकोंडम है, बैरन है। और इस तरह से ये पेटी आकर कहाँ पर? इंडोनेशिया में क्राकोटोवा है। इस तरह से यहाँ से होते हुए आकर परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी से मिल जाती है। ठीक, तो ये भी पेटी कहाँ पर? परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी से मिल जा रही है। और इसी पेटी के अंतर्गत जो तंजानिया का मैं बताया था किलिमंजारो पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। कौन सा? किलिमंजारो है। यहीं पर केन्या है, तंजानिया के ऊपर केन्या है। केन्या में केन्या पर्वत है, वो भी ज्वालामुखी पर्वत है। और मध्य जो मैंने तीसरा बताया था पॉइंट, मध्य अटलांटिक पेटी, तो ये मध्य अटलांटिक पेटी मध्य कटक के सहारे ये पेटी यहाँ से चलती है। तो इस तरह से 3 पेटियों में पूरा विश्व सम्मिलित है। कितने? 3 पेटियों में पूरा का पूरा विश्व क्या है फ्रेंड्स? सम्मिलित है। वहीं पर अगर भारत की बात करेंगे तो ये तीनों समझ में आ गया होगा। परिप्रशांत महासागरीय पेटी पूरा प्रशांत वाले क्षेत्र के जो किनारे किनारे ज्वालामुखी आते हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। जो मध्य वाला भाग मैंने बताया आइसलैंड से लेकर भूमध्य सागर से होते हुए हिमालय पहुंचते हुए इंडोनेशिया होते हुए न्यूजीलैंड से परिप्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाता है। इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी जो अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक के सहारे चलती है उसे ही कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो ये भारत है। भारत को भी 3 पेटियों में विभाजित किया गया है। जैसे क्या है? ये क्या है? ये भारत है। ये क्या है? ये क्या है? ये भारत है। तो भारत आप देखेंगे तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हिमालय क्षेत्र है। कौन सा है? ये हिमालय वाला क्षेत्र है ना, ये हिमालय क्षेत्र है। और जो ये बीच वाला क्षेत्र है इसे गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। क्या? गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। और ये दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है सबसे ज्यादा भूकंप इसी क्षेत्र में भारत में आता है। हिमालय वाले क्षेत्र में आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, हिमाचल प्रदेश में आया, उत्तराखंड में आया, अरुणाचल प्रदेश में आया। तो इस तरह से सब हिमालय क्षेत्र में आते हैं। दूसरी पेटी है गंगा यमुना का मैदान या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ये जो गंगा नदी यमुना नदी वाला क्षेत्र है जहाँ पर उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूप से गंगा यमुना के
के मैदान में है, बिहार है। तो इस तरह से जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना के मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ अपेक्षाकृत कम भूकंप आता है। जो ये प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ ना के बराबर भूकंप आता है। तो इस तरह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, तो इस तरह से भारत में भी पूरे भूकंप को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, हिमालय क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत। इस तरह से तीन प्रकार से 3 भागों में भारत को भी विभाजित किया गया। सबसे ज्यादा भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता है, उसके बाद गंगा यमुना, फिर प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये ज्वालामुखी आपका टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी से संबंधित कुछ आंतरिक या बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा क्लियर अच्छे से डिटेल से। तो इस तरह से ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।